हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने क्या चल रही थी, अकाउंटेंसी चल रही थी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था, नए साझेदारों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसके अंतर्गत अपन ने बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे। सबसे पहला टॉपिक देखा था अपन ने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके अंतर्गत ये देखा था अपन ने कि जब एक तो साझेदार का एडमिशन मतलब नया साझेदार प्रवेश करता है तब, उसके बाद वो है ना अवकाश पर जाता है तो रिटायर होता है तब क्या होगा, और उसके बाद वो है ना लाभ विभाजन अनुपात में क्या क्या परिवर्तन होंगे। क्योंकि लाभ तो चेंज होगा ही होगा, कोई भी नया पार्टनर है ना फर्म के अंतर्गत आता है तो वो क्या चाहता है, लाभ अर्जित करना चाहता ही है, तो परिवर्तन तो होने वाला ही है क्योंकि वो भी तो पूंजी लगा के आ रहा होगा, कुछ ना कुछ करके आ रहा होगा, बिना किए तो आने नहीं देंगे उसको कुछ भी। तो उसके अंतर्गत अपन ने ये देखा था, पॉइंट थे वो देखे थे। फिर था अपने नए साझेदारों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसके अंतर्गत अपन ने डेफिनेशन देखी थी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा कौन सी थी? 31 था। सेक्शन कौन सा था? 31 था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 ये था। इसके अंतर्गत अपन ने डेफिनेशन देखी थी कि नया साझेदार प्रवेश करता है तो किस किस रीजन से कर सकता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी वो देखा था। जो पुरानी फर्म चल रही है उसी के अंतर्गत क्या कर रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है। फिर अपन ने देखा साझेदारी फर्म के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंतर्गत अपन ने कुछ पॉइंट्स थे वो देखे थे। इसमें सबसे पहला था कि नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात में परिवर्तन होगा। फिर गुडविल का मूल्यांकन था, फिर दायित्व और संपत्तियों का समायोजन था। ये सारी चीजें पढ़ी थी अपन ने, पढ़नी बाकी है। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो अपन ने उसके अंतर्गत कौन सा टॉप पॉइंट पढ़ा था, ये सारे पॉइंट किसमें थे? नए साझेदारों के प्रवेश के मूल्यांकन में, समायोजन में सबसे पहला पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करना। इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके अंतर्गत अपन ने ओल्ड और त्याग के लिए क्या था, न्यू। अपन ने ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था अपना, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। और न्यू के लिए क्या था, नया लाभ विभाजन अनुपात के लिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। ये देख लिया था अपन ने फॉर्मूले, इन दोनों के, इन फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने सवाल भी कर लिए थे। उसके बाद अपन ने ख्याति पढ़ी। गुडविल क्या थी, वो अर्जित की जाती है, मतलब अपने व्यवहार के द्वारा अर्जित की जाती है। ऐसे एक तो स्वअर्जित थी, एक परचेस, मतलब दूसरों से अपन ने खरीदी है कि ये अपने व्यक्ति इस बिजनेस में आ गया तो इस वजह से उसकी ख्याति बढ़ी। ये देखे थे उसके दो प्रकार। फिर उसकी प्रकृति देखी, 3 प्रकार की थी। उसके बाद अपन ने विधिया देखी, विधिया भी 3 प्रकार की थी, वो मैंने तुम लोगों को बता दी। एक तो औसत, एवरेज, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ वाली, और एक पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड बता दिए मैंने, इन तीनों के फॉर्मूले भी बता दिए थे तुम लोगों को। तुम्हारे सवाल भी हो गए होंगे, तुम लोगों ने बताया ही नहीं वापस सवाल हुए या नहीं हुए। तो अपन, मैं यही मान के चल रही हूँ कि तुम्हारे सवाल हो चुके हैं। अगर तुम लोगों को लगता है तो अपन एक बार है ना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद सारे सवाल कर लेंगे, एक एक करके मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं कर दूंगी एक एक। जो सब के क्या करूंगी, इसके फर्स्ट में इसका सवाल एक, इसके तो मैंने सारे सवाल करवाए, 3 सवाल ही नहीं करवाए शायद, तो इसका एक और एक इसका सवाल ले लेंगे। और अपन जब नया लाभ विभाजन अनुपात से त्याग अनुपात निकालते हैं तो उसके अंतर्गत गुडविल के अंतर्गत भी ये चीजें निकलती है। गुडविल में जो बड़े फॉर्मूले मैंने जो एंट्री बताई थी तुम लोगों को, उसमें एंट्री में था एक, उसमें भी है ना क्या बोलेंगे, एक नया लाभ विभाजन अनुपात तो वो निकलेगा। अगर अपन इसका सवाल नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इसमें है। उसके बाद है ना जो अपना अगला टॉपिक है उसके अंतर्गत भी इसके सवाल आएंगे ही आएंगे, मतलब इसकी तरह से नया लाभ विभाजन और पुराना निकालना ही पड़ेगा। और मैंने ख्याति के लिए सवाल करने के लिए क्या बोला था, तुम लोग नीचे से ऊपर जाना, क्योंकि क्या क्या रेटें थी क्या नहीं था वो सब अपन को नीचे से आएगा, ऊपर से नहीं आएगा उसका डायरेक्ट आंसर। तो एक बार ये देख लो, इतना पढ़ लिया अपन ने, अब अगला टॉपिक पढ़ते अपन। क्या था, संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन व दायित्व का पुनः निर्धारण, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में मैं बोल दूंगी, तुम लोग लिख देना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, समझा नहीं पाऊंगी तुम लोगों को, इसलिए। नए साझेदारों के प्रवेश के समय जब संपत्तियों व दायित्व को नए मूल्य पर दिखलाने के लिए उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है। अब सबसे पहले अपन ने रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपन पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं इसमें। तो क्यों कर रहे हैं पुनः मूल्यांकन, उनका पुनः मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है? जब संपत्तियों व दायित्व के नया मूल्य, मतलब क्या है, पुराने मूल्य नहीं, अब नए मूल्य में दिखाया जा रहा है। जो ओल्ड मूल्य था उसमें नहीं दिखाएंगे, अब कौन से न्यू मूल्य में, न्यू जो अमाउंट होगा उसके अंतर्गत दिखाएंगे। तो उसमें अब खाते में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? क्यों, पहले कम साझेदार थे, पहले जैसे ए और बी 2 ही साझेदार थे, पहले कितने, ए बी,
दो साझेदार थे, अब इनका अनुपात भी अलग था, अब इसमें है ना दो पार्टनर और आ गए, दो पार्टनर और आ गए सी और डी, तब इनके लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी में भी परिवर्तन होगा, लाभ विभाजन अनुपात में भी परिवर्तन होगा, हर जगह परिवर्तन होगा। तो इससे क्या होगा, मूल्य भी नया दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, मूल्य और दायित्व मतलब संपत्ति, असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही अलग अलग नए नए दिखाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, पुनः मूल्यांकन किया जाता है, जिस वजह से क्या किया जाता है, पुनः मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद क्योंकि संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि होने व दायित्व के मूल्य में कमी होने पर लाभ होता है। किसमें वृद्धि हो रही है, संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। किसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, व दायित्व के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। दायित्व के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब उसी का उल्टा, और संपत्ति के मूल्य में कमी, अब किसके मूल्य में कमी हो रही है, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्व के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। मतलब जब असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तब क्या हो रही है, लाभ, प्रॉफिट हो रहा है। और जब संपत्ति के मूल्यों में मतलब असेट्स के मूल्य में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, और लाइबिलिटी का मूल्य क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब क्या हो रही है, हानि हो रही है। मतलब संपत्ति कम, मैं इसने बोला, ये जो पार्टनर्स है उसने बोला कि हमारी संपत्ति इतनी थी, पहले कितनी थी, 200 करोड़ थी, 200 करोड़ थी। अब एक मिनट, 200 करोड़, मैंने 2 करोड़ ही लिखे, 200 करोड़ थी, अब वो संपत्ति क्या हो गई, 100 करोड़। अब इसमें क्या हो रही, संपत्ति में क्या हो गया, और जो दायित्व थे, ये किसकी बात हो रही है, ये असेट्स की बात हो रही है, और जो बात होगी वो किसकी होगी, लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज कितनी हो गई, यहाँ पर 100 करोड़ लाइबिलिटीज हो गई, और 200 करोड़ क्या होगी, लाइबिलिटीज। अब पहले वाले में क्या हो रहा है, असेट्स जब ज्यादा है, असेट्स क्या है, ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो क्या हो रही है, यहां पर कौन सी स्थिति बन रही है, प्रॉफिट की स्थिति बन रही है। और इसी के विपरीत जब संपत्ति कम है और क्या है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तब क्या होगी, लॉस की स्थिति। तो यहां पर भी यही बताया गया है। पहले में क्या था, संपत्ति के मूल्य में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, और दायित्व के मूल्य में मतलब लाइबिलिटीज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तब क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। और संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, असेट्स के मूल्य क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और दायित्व के मूल्य में वृद्धि मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हानि मतलब लॉस हो रहा है। फिर है, लाभ होने पर पुराने साझेदार नए साझेदार को देना नहीं चाहेंगे, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये ए और बी क्या बोल रहे हैं, हम इसको नहीं देंगे, लाभ हुआ तो नहीं देंगे, नहीं देना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार हानि होने पर नया साझेदार वहन नहीं करेगा, करना चाहेगा, क्या है, करना नहीं चाहेगा कोई भी। अब ये क्या बोला, अभी ये ओल्ड है, ये ओल्ड है और ये न्यू। अब यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या चाहते हैं कि इसको नहीं दे, इसको नहीं देना चाहते, मतलब जो ओल्ड वाले न्यू पार्टनर्स है उनको नहीं देना चाहते। वैसे ही लॉस हुआ, तो ये क्या चाह रहे हैं, ए और बी क्या चाह रहे हैं कि हम इससे लॉस नहीं लेंगे, तो ये क्या चाहते हैं, लाभ नहीं देना, और ये क्या नहीं लेना चाहते, लॉस नहीं लेना चाहते, प्रॉफिट लेना तो चाहते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, इसलिए पुनः मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, पुनः मूल्यांकन का जो लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको किसके, पुराने लाभ विभाजन अनुपात, मतलब जो ओल्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था उसी में बांट दिया गया। किस रेशियो में, पुराना ओल्ड वाले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दिया गया है। कब, जब ये स्थिति हो रही है तब, या फिर ऐसे ही बांटने का निर्णय लिया गया। इस स्थिति में एक विशेष खाता खोला जाता है, क्या जाता है, स्पेशल खाता खोला जाता है, स्पेशल अकाउंट बनाया जाएगा। तब क्या होगा, जिसे पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं, जिसे कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। और इस खाते की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अवास्तविक। इस खाते की प्रकृति कैसी होती है, अवास्तविक। तुम लोगों के अंदर ना अवस्था में भी क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति व पुनः मूल्यांकन व दायित्व का पुनः निर्धारण खाता की प्रकृति कैसी होती है, तब तुम लोगों को लिखनी पड़ेगी अवास्तविक, अनरियल। ये हो गया। अब मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इंग्लिश वाले को पढ़ लेती हूँ, वो तुम पढ़ लो, वाले लिख दो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप, द assets and liabilities at the time of admission of a new partnership, at the time of admission of new partnership, the assets and liabilities are
revalue in show their the value. Assets and liabilities are revalued to show their new values. Because profit is made when the value of assets increase, the value of assets increase and the value of liabilities decrease, and the value of liabilities decrease. That time प्रॉफिट, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगला लिखो इसी के अंतर्गत assets when the value of assets decrease and the value of liabilities increase, that time loss. If there is profit, the all partners will not, if there is profit then all partner will not can't to give it to can't when to give it to the new one, मतलब नए पार्टनर्स को देना नहीं चाहेंगे। सिमिलर, इफ देयर इज अ लॉस, the new partners would not want to bear, the new partners would not want to be bear, मतलब क्या होगी, हानि होगी तब नया साझेदार लेना नहीं चाहेगा। Therefore the profit and loss on revaluations is distribute among all the partners, distribute among the all partners in all profit sharing ratio, all the profit sharing ratio. In these situations a special account is open which is adjustment account, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और एक कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है, द नेचर ऑफ दिस अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज लाइक अ नॉन रियल अकाउंट, दिस लाइक इज नॉन रियल अकाउंट। इसके अंतर्गत अपन ने ये सारी चीजें देख ली, मैंने इंग्लिश में भी तुम लोगों को लिखवा दिया है। क्या है, एक तो सबसे पहले एक अच्छे से चीज याद कर लेना, जब संपत्ति के मूल्य मतलब असेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, सॉरी असेट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और दायित्व क्या होंगे, डिक्रीज होगी, तब क्या होगा, लाभ होगा। और उसी का उल्टा, जब संपत्तियों के मूल्य में कमी मतलब असेट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, और दायित्व के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी, तब क्या होगा, हानि होगी। और वही नया साझेदार उसको वहन नहीं करना चाहेगा जो हानि होती है उसको, और पुराने साझेदार जो प्रॉफिट होता है उसको नहीं देना चाहेंगे। तो उस टाइम कौन सा खाता बनेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। उसके अंतर्गत ये चीजें थी, मैंने तुम लोगों को बता दी। और उसको प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, अवास्तविक प्रकृति होती है। खाते की प्रकृति कैसी होती है, अवास्तविक प्रकृति होती है, नॉन रियल। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया उसने। पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए जनरल प्रविष्टियां मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो जनरल एंट्रीज है वो करेंगे अपन। सबसे पहली एंट्री क्या है इसमें, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, तो बीइंग इंक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, क्या हो रही है, संपत्ति जो अपना असेट्स है उसके मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तब कौन सी एंट्री होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद है संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, बीइंग डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ये देख लो, कम वृद्धि हो रही है तब असेट्स ऊपर आ रहा है, और कमी हो रही है तब क्या हो रहा है, असेट्स नीचे आ रहा है, और रिवैल्यूएशन एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर है संपत्ति जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया है, तो क्या है, बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब अकाउंट में नहीं बताया गया, प्रदर्शित नहीं किया गया चिट्ठा, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर है दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, आयोजन बंटने पर,
बीइंग इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी या प्रोविजन अकाउंट। फिर है दायित्व के मूल्य में कमी होने पर, यहाँ पे क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, यहाँ कमी होने पर मूल्य में होना, तो लाइबिलिटी या प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ देख लो लाइबिलिटी और क्या हो गया, चेंज हो गई, लाइबिलिटी ऊपर आ गई एक बार नीचे आ गई। फिर है दायित्व चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं होने पर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब क्या हो गया, अकाउंट में बताया नहीं गया। तो यहाँ पर भी देखो एक तो सेम एंट्री थी दोनों, पहले तो उल्टी हुई, उसके बाद क्या हो गया, चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया। और यहाँ पर भी दायित्व की दोनों ही सेम थी एंट्रियां, ऊपर नीचे, एक में कमी हो रही है एक में वृद्धि हो रही है। दूसरे में छठे में एंट्री में क्या किया, जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी उनको लिख दिया लाइबिलिटीज को, पहले में क्या असेट्स को लिखा है और दूसरे में क्या किया है, लाइबिलिटीज को लिखा है। यहाँ पे असेट्स और लाइबिलिटी दोनों का अकाउंट अलग अलग बन रहा है, ठीक है। पूर्ण मूल्यांकन खाते का क्रेडिट शेष होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक मिनट, बीइंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट टू इन देयर ओपीएसआर। तो क्या है यहाँ पर ओपीएसआर का मतलब क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक हो गया, तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या है, पुनः मूल्यांकन खाते के डेबिट शेष हानि होने पर, पहले में क्या था, इसके पहले वाली जो एंट्री की थी अपन ने, उसमें क्या था, प्रॉफिट हो रहा था, तब क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो प्रॉफिट होगा तब क्या करना है, क्रेडिट करना है, और जब हानि होगी तब क्या करना है, डेबिट करना है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑफ बीइंग रिवैल्यूएशन डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट इन देयर ओपीआरएस। अब यहां तक हो गया। तुम लोगों को मैंने बोला था एक बार, ये लास्ट एंट्री, ये 8 एंट्री टोटल हो गई। अब अपने पुनः मूल्यांकन खाते का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब तुम लोगों को जब तक जनरल इंट्रिया पूछे तो तुम लोगों को ये 8 इंट्रिया करनी है। अगर जनरल इंट्रिया नहीं पूछता और फॉर्मेट पूछता है सीधा, तब तुम लोगों को क्या करना है, इसमें पहले डेबिट साइड आ जाएगी, फिर क्रेडिट साइड आएगी, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड के बैलेंस डेबिट साइड के इस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड के इस साइड जाएंगे। जो अपन ने 2 वाले लिखे थे वो सारे कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। पहला है टू डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो इसका मतलब क्या था, डिक्रीज हो रहा था, मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी, जो असेट्स में कमी हो रही है वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड में, और वृद्धि हो रही है वो कहाँ आएगी, इंक्रीजिंग, वो आएगी क्रेडिट साइड में। उसके बाद है टू इंक्रीजिंग, यहाँ पे बाय करके लिखना, जो अपन क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं वो बाय करके लिखना, डेबिट साइड में लिखेंगे वो टू करके लिखना। फिर टू इंक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज या प्रोविजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है जो लाइबिलिटीज में, वो किस साइड आ रही है, डेबिट में आ रही है। और जो डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज प्रोविजन, जो कमी हो रही है वो कहां पर आ रही है, क्रेडिट साइड में। फिर है अपना टू अंडरलाइन अनरिकॉर्डेबल लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेबल लाइबिलिटीज, जो अपन ने लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करके रखी थी वो किस साइड आ रही है, डेबिट साइड आ रही है। और जो रिकॉर्ड करके नहीं रखी है असेट, वो कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड में। फिर है प्रॉफिट ऑन लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट होगा वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, और जो लॉस होगा वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो फॉर्मूला वो है वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ।
ने अब कौन सा पॉइंट है, अवितरित लाभ, संचय व अवितरित हानियों व कृत्रिम संपत्तियां, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस एंड फ्रैक्शंस असेट्स। इनका इसका मतलब ये है अवितरित, मतलब जो वितरित नहीं किया गया, जो बांटा नहीं गया है उसको या तो हानियां भी हो सकती है, जो कृत्रिम मतलब जो संपत्ति अवेलेबल है वो। इनका बंटवारा पुराने साझेदार अपने उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है। मतलब ये जो बंटवारा नहीं किया गया, कौन सा अवितरित लाभ, जो नया पार्टनर तो आ गया है, नए पार्टनर को एडमिशन से पहले उनको ये बता दिया गया कि हमारा इतना इतना प्रॉफिट पहले का है, तो अभी तक इस प्रॉफिट का हमने बंटवारा नहीं किया है, तो वो बंटवारा किस तरीके से की जाएगी, उसकी एंट्री है। अनुपात में किया जाएगा अवितरित लाभ संचय कोषों को बांटने के लिए। इसको किसमें, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। और क्या है, अवितरित लाभ संचय कोषों को बांटने के लिए क्या है, दिस आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट रिजर्व फंड। सबसे पहला क्या है इसकी एंट्री में क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, जो क्रेडिट बैलेंस है वो आएगा। उसके बाद रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व, डेबिट साइड में जाएगा ये भी। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये भी डेबिट में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल फंक्शनल रिजर्व अकाउंट, ये भी किस में जा रहा है, डेबिट में जा रहा है। और कौन सा लास्ट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से ये भी हो सकता है कि ये एंट्री तुम लोगों को दी नहीं हो या ये एंट्री तुम लोगों को दी नहीं हो, तो तुम लोगों को जो एंट्री दी है वो करनी है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री दी होगी या रिजर्व फंड की दी होगी, उसकी एंट्री करनी है। नहीं दिया है, वहां पे लिखा होगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तब तुम जाकर देखना है। अगर डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये वाली लिख करनी है एंट्री, और डेबिट बैलेंस लिखा हो तो यहाँ पर अमाउंट जाना चाहिए, नीचे वाला जो है अपने वहां पे अमाउंट जाएगा। इसकी एंट्री है अवितरित हानियां एवं कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित करने के लिए, अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस एंड राइटिंग ऑफ सिंपैथिक ओल्ड एसेट्स। यहाँ पे क्या एंट्री है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स कहाँ से आएंगे पता है, ये यहाँ की जो टोटल होगी वो टोटल यहाँ पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट, इसमें से जो भी होगा माइनस करके, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, वो तुम लोगों को मैं सवाल में समझा दूंगी। एक क्यों करेंगे, बड़ा सवाल ले लेंगे, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लो। और ये इंट्री याद होनी चाहिए, यहाँ पर इंट्रियों का ही जो है वो इंट्री है, इंट्री और फॉर्मूला। अगर इंट्री और फॉर्मूला तुम लोगों को आ गई तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, नहीं तो फिर ऊपर नीचे करते रहना। और वो चीज याद रखना कि जो अपना ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट था, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अवास्तविक होती है, नॉन रियल होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। ओके बाय।